हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कन्हैया आप सभी का सुपरसोनिक मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आइए, आज तक हमने टाइप नंबर 4 ख़त्म कर लिए। आज टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई बिजनेस करना हो, यदि कोई बिजनेस करना हो, इसमें सबसे पहले पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। मैंने मान ली ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। मैंने क्या कहा, यदि आपको बिजनेस करना हो तो उसमें सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। पार्टनर अपना पैसा लगाते हैं, उस पैसा को कहते हैं कैपिटल। पार्टनर जो भी अपना पैसा लगाते हैं उस पैसा को क्या कहते हैं, कैपिटल। पार्टनर जितने भी समय के लिए लगाते हैं उस समय को कहते हैं टाइम। और जब इन दोनों का गुणा करके जो वैल्यू आती है, यानी कैपिटल और टाइम का जब गुणा करके रेशियो निकल के आता है, वो जो रेशियो निकल के आता है वो आता है उनके प्रॉफिट का। किसका? प्रॉफिट का। तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल और टाइम का गुणा। यहाँ से एक बात जो बतानी है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि मान लो टाइम क्या हुआ, बराबर। टाइम क्या हुआ, बराबर। बराबर का मतलब हो गया कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बताओ, जब टाइम बराबर होता है तो कोई भी आदमी टाइम की बात नहीं करेगा। तो टाइम की बात नहीं करेगा तो क्या रह जाएगा, कैपिटल। तो कैपिटल क्या बन जाएगी, प्रॉफिट। यानी ऐसी हालत में कैपिटल ही प्रॉफिट बन जाती है, कैपिटल प्रोपोर्शनल प्रॉफिट। देखो, मैंने एक बात बताई है कि कैपिटल बराबर और टाइम का गुणा बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। अगर मैं ये कह दूँ कि टाइम कांस्टेंट कर दिया जाए, टाइम यदि कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो कैपिटल प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रॉफिट। कैपिटल प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। या प्रॉफिट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कैपिटल। यदि मुझे टाइम निकालना हो यहाँ से, तो टाइम कैसे निकालोगे, कहोगे टाइम बराबर आ जाएगा प्रॉफिट बट्टे कैपिटल। यदि हमें कैपिटल निकालनी हो किसी की तो कैपिटल बराबर क्या आ जाएगा, कहोगे प्रॉफिट बट्टे टाइम। तो इतना सा कॉन्सेप्ट चलेगा इस टाइप नंबर 5 में, कैपिटल टाइम प्रॉफिट, कैपिटल टाइम प्रॉफिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो था तो वो अनुपात 1 था। यदि ए बी को 2 रुपया दे दे तो वह अनुपात 1:1 हो जाता है। 1:1 का मतलब बराबर बराबर होता है। तो मुझे बताओ कि 2 में कितना बी में जोड़ दें और 2 में घटा दें तो बराबर बराबर हो जाएगा। तो आप कहोगे आधा जोड़ दो और आधा ही घटा दो। तो मैंने कहा आधा जोड़ दिया, आधा घटा दे, तो इस आधे की वैल्यू तो 2 है। तो कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो प्रारंभ में जो पैसा होगा वो 4 दूनी 8 रुपया और 4 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करनी है कि ए का भाग बी के भाग का 2 गुना है, बी का भाग सी के भाग का 4 गुना है। ये सवाल हो जाएगा घर पर करना भाई। ए और बी के भागों का अनुपात कितना, 5 और 2। बी और सी के भागों का अनुपात कितना है, 7 और 13। तो आप कहोगे कि बी की राशि बराबर कर लें, 2 और इंटू 7 और इंटू 2। अब टोटल कितना हो गया, 35 14। यानी अगर रेशियो बनाएं तो 35 14 और 26, इनका जब टोटल करोगे तो कितना हो गया, तो कहोगे ये 75 ही बैठ रहा है। 75 की वैल्यू 7500, तो 1400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1400। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3400 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभाजित करने हैं कि ए और बी के भागों का अनुपात बी और सी के भागों का अनुपात सी और डी के भागों का अनुपात 2:3 2:3, 4:3 और 2:3। तो मैंने कहा कितने बांटने हैं, कहोगे ए बी सी डी में बांटने हैं। ए और बी के भागों का अनुपात कितना, 2:3। बी और सी डी का कितना, 4:3। सी और डी का कितना, 2:3।
3। तब 3 को आगे बढ़ा लेते हैं भाई, 3 3, इस 3 को आगे बढ़ा लो 3, इस 4 को पीछे हटा लो 4, इस 2 को पीछे हटा लो 2, इस 2 को पीछे हटा लो 2। अगर आप हल करोगे 4 दूनी 8 दूनी 16, एक का हिस्सा 16, 3 चौ 12 दूनी 24, 3 त्रिक 9 दूनी 18 और ये 27। अब चारों का जो टोटल करोगे वो कितना आ गया, तो कहोगे 85। टोटल कितना हो गया 85। 85 की वैल्यू कितनी 3400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब क्या पूछ रहा है वो कि बी और डी के भागों का योग। तो बी का कितना है 24, डी का कितना है 27। इनका जब योग करोगे तो कितना हो गया, कहोगे 51। 51 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 40 करोगे तो 4 एकन 4, 4 पन्ना 20, 2040। तो इस सवाल का आंसर है 2040। क्वेश्चन नंबर देखो, कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में पी क्यू आर में बांटी जानी है। पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के योग के बराबर है। पी और क्यू के भागों का अंतर कितना। देखो पी और क्यू के भाग का अंतर, पी और क्यू के भाग का अंतर कितना है, कहोगे 2 और 7। 2 7 का अंतर कितना है 5। अब मुझे एक बताओ, इस 5 की वैल्यू निकालनी। अब वैल्यू जब निकलेगी, जब सवाल में कोई रियल वैल्यू दे रखी हो, रियल वैल्यू क्या कोई है, यदि रियल वैल्यू नहीं है तो सूचना क्या है, अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर देखो 8, आप 6 और 7 घर पर करने भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 117 रुपये को पी क्यू आर में बांटने और 1/2 यानी पी क्यू आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटने थे। लेकिन वो ये सही था, गलती से 2:3:4 में बट गया। सवाल बस इतना पूछ रहा है कि किसको फ़ायदा हुआ। तो अब बताओ, अगर इस रेशियो को सही बनाओगे, इस रेशियो को क्या बनाओगे सही, तो आप कहोगे इस रेशियो को सही बनाने के टाइम एलसीएम से गुणा कर दो, यानी कि 12 से। 12 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। तो ऊपर वाला जो सही रेशियो था वो 4 और 6 और 3 था। जोड़ोगे तो कितना हो गया 13। 4 और 3 7 और 2 9, जोड़ोगे तो कितना हो गया 9। ये वाली वैल्यू बराबर करनी होती है, ये वाली वैल्यू क्या कर लें बराबर। तो मुझे बताओ इसमें कितने का गुणा करोगे 13 का, इसमें कितने का गुणा करोगे 9 का। अब 9 का यहाँ, 9 का यहाँ और 9 का यहाँ, 13 का यहाँ, अब 13 का यहाँ और 13 का यहाँ। बस हो गया सवाल। हमें ये बताना केवल किसको फ़ायदा हुआ। मुझे बताओ ए को कितना मिलना था, कहोगे 9 × 54, मिल कितना गया 13 दूनी 26, घाटा हो गया। पी तो आंसर नहीं हो सकता। क्यू को कितना मिलना था, कहोगे 9 × 36, मिल कितना गया 13 × 39, फ़ायदा हो गया, क्यू को फ़ायदा हो गया। आर देखो 9 × 3 = 27, 13 × 4 = 52, भाई मिलना था 27, मिल गया 52, तो इसको ही फ़ायदा हो गया। तो किसको फ़ायदा हुआ, क्यू और आर दोनों को फ़ायदा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 8 के बाद सवाल नंबर देखो 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजियों को लगाकर ए और बी व्यापार आरंभ करते हैं। बी 8 माह बाद ए अपनी पूंजी हटा लेता है, उन्हें लाभ 5:9 के अनुपात में मिलता है। तो बी ने अपनी पूंजी किस समय के लिए लगाई। इन सवालों में सबसे पहले जो दे रखा होता है उनको लिखना होता है भाई। कैपिटल 2 थी, वो 5:6 के अनुपात में थी। टाइम की यदि बात करें तो बस 8 माह बाद ए ने हटा लिए, तो 8 माह इसके आगे। बी का कोई टाइम दे रखा है, कहोगे नहीं। प्रॉफिट की यदि बात करें तो प्रॉफिट जो बांटा वो 5 और 9 के अनुपात में बांटा है, यानी ये 5 है और ये 9 है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो 5 और 8 का मल्टीपल यानी 40। तो अगर 5 की वैल्यू 40 है, 1 की वैल्यू 8, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 72। अब ये 72 भी तो कैपिटल और टाइम का गुणा करके वैल्यू आएगी, तो 6 में किसका गुणा करें 72 आ जाए, कहोगे 12 का। तो बी ने अपनी पूंजी 12 महीने के लिए लगाई, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 12 महीने। कैपिटल टाइम प्रॉफिट में जो दे रखा होता है सबसे पहले वो लिखना होता है भाई।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, अब आप 10 सवाल कर लोगे, 11 कर लोगे, 12 कर लोगे और 13 कर लोगे। 53 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A को B से 7 रुपये ज़्यादा, B को C से 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अब देखो, मैंने कहा कि A को B से ज़्यादा और B को C से ज़्यादा, तो ऑप्शन देखो, 16 B से ज़्यादा है क्या? 9 18 से ज़्यादा कहोगे नहीं। 25 18 से ज़्यादा है, 18 10 से ज़्यादा हो सकता है आंसर। 18 25 से ज़्यादा कहोगे नहीं। 15 8 से ज़्यादा, 8 30 से ज़्यादा कहोगे नहीं। तो इस सवाल का आंसर सिर्फ इतना चेक करके हो सकता था कि किसका मान ज़्यादा है और उस हिसाब से रेशियो होंगे, सवाल का आंसर वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 16 घर पे करने। क्वेश्चन में देखो 87, सॉरी क्वेश्चन में देखो 17। 8600 रुपये को 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजों के लिए छोड़े यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना राशि मिल रही है तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, और बेटे को कितने मिल रही हैं? 5 गुना। अब बांटने कितने में थे? तो कहोगे ये जो बांटने थे, तुम्हारे 5 बेटे थे, 4 बेटियां थी और 2 भतीजे थे। ये जो रेशियो निकल के आया है वो निकल के आया ईच का। मुझे बताओ यदि टोटल का रेशियो निकालना हो तो 5 में कितने का गुणा कर दे कहोगे? 5 का। 4 में कितने का गुणा कर दे कहोगे? 4 का। 1 में कितने का गुणा कर दे कहोगे? 2 का। तो टोटल कितना हो गया कहोगे? ये 43। 43 की वैल्यू कितनी है? 8600। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200। पूछ क्या रहा है? प्रत्येक बेटी का भाग कितना है? तो प्रत्येक बेटी का भाग देखो 4 ही तो था, तो 4 की वैल्यू निकाल दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 800। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखना इसके बाद। सवाल ने कहा कि धीरज अपनी पूरी संपत्ति एक पत्नी में बांटनी है, अपने 3 पुत्रों में बांटने हैं, 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियों में बांटनी है और 5 नाती हैं, 5 ग्रैंड सन हैं। इनमें राशि बांटनी है। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक नाती को पुत्र का 1/8वां भाग, यानी यदि रेशियो बनाएं तो पुत्र को मिले 8 रुपया तो प्रत्येक नाती को मिलेगा 1 रुपया। प्रत्येक पुत्री के हिस्से का 1/10वां भाग, तो प्रत्येक पुत्री को यदि 10 रुपया मिल रहा है तो इसको मिलेंगे 1, तथा उसकी पत्नी को पुत्र और पुत्रियों को मिलाकर मिले कुल हिस्से का 40%। तो सबसे पहले ये देखना है कि पुत्र और पुत्रियों को कुल कितना हिस्सा मिलेगा। इसके लिए सवाल में दे रखा है कि आपके कितने पुत्र थे कहोगे? 3। देखो ये कहानी थी ईच तक, ये कहानी कहाँ तक थी? ईच तक। अब हमें कहाँ जाना है? टोटल पर। हमें जाना कहाँ है? टोटल पर। तो यहाँ पर कितने सन हैं? 3, तो 3 का गुणा कर दोगे। यहाँ पर कितनी डॉटर हैं कहोगे? 2, तो 2 का गुणा कर दोगे। यहाँ पर कितने नाती? 5, तो यहाँ पर 5 का गुणा कर दोगे। अब इनका जो टोटल हिस्सा है कितना हो गया कहोगे? 8 या 24 और 10 दूनी 20, यानी कि 44। इस 44 का 40% मिल रहा है। इस 44 का कितने परसेंट मिल रहा है? 40%। तो 40% यदि निकाल दोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? तो 2 चौक 8, यानी ये 88 हो गया। 88 में भाग दोगे तो 17.6, यानी इस हिसाब से जो पत्नी को हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 17.6 रुपया मिलेंगे।
कितने मिलेंगे? 17.6 रुपया। अब इसके बाद ध्यान से समझो, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा 1.25 लाख है। प्रत्येक पुत्री का हिस्सा, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना है हमारे हिसाब से? कहोगे 10। इस 10 की वैल्यू दे रखी है 1.25 लाख। 10 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.25 लाख। एक 1,25,000 कर दूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12,500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,500। वो कह रहा है तो उसकी पत्नी और 3 नातियों को कितनी संपत्ति मिलेगी? तो पत्नी को कितना मिला? 17.6। 3 नातियों को कितना मिलेगा? देखो, एक नाती का 1 रुपया, 3 नातियों का 3, तो यहाँ पर 3 जोड़ दोगे तो हमें जो वैल्यू पूछ रहा है वो 20.6 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 12,500। तो जब इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 57,000, सॉरी, जब इस 20.6 का 12,500 में गुणा करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2,57,500। ठीक है, गुणा करके देख लेना। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2,57,500। 20 क्या कह रहा है? 2,010 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि A को 5 रुपया मिलता है तो B को 12 रुपया मिलता है। देखो, A को यदि 5 रुपया तो B को 12 रुपया, तो ये रेशियो तो बता रहा है 5:12। आगे, यदि B को 4 रुपया तो C को 5.5 रुपया। B को यदि 4 रुपया मिले तो C को कितना मिल रहा है? 5.5। 5.5 का मतलब 11/2 कर दूँ। अब 2 को इधर गुणा कर दूंगा तो ये वैल्यू जो रेशियो आएगा वो 8:11 निकल के आ जाएगा। 8:11। तो मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, मैं सीधे ये वैल्यू रख दे रहा हूँ 8:11। ये 8 और ये 11। अब बस हो गया सवाल। इन दोनों को बराबर करोगे, 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, यहाँ 2 का तो यहाँ भी 2 का, यहाँ 3 का तो यहाँ भी 3 का। टोटल जो रेशियो बना वो 10, 24, 33 कितना हो गया टोटल? तो कहोगे ये हो गया। सवाल में वैल्यू किसकी दे रखी है? कहोगे टोटल की। तो टोटल कितना हो गया हमारे हिसाब से? 3 और 4 7, 3 और 2 5 और 1 6। इस 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2,010। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? कहोगे 30। अंतर क्या पूछ रहा है? कि भाई C को B से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? कहोगे 9। 9 3 27। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 27, 270। क्वेश्चन नंबर देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 21। बढ़िया सवाल है। 600 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किए जाने हैं कि A के भाग का 2/5 से 40 रुपये अधिक, B के भाग के 2/7 से 20 रुपये अधिक, C के भाग के 9/17 से 10 रुपये अधिक, सभी बराबर है। तो मुझे बताओ, A के 2/5 से 40 रुपये अधिक, B के 2/7 से 20 रुपये अधिक और C के 9/17 से 10 रुपये अधिक, सभी क्या है? बराबर। आंसर क्या पूछ रहा है? A का। तो मुझे बताओ, A का यदि आंसर पूछा तो जिसमें 5 का भाग जाए तो कहोगे सब में जा रहा है। हमें जाने यहाँ से ऑप्शन सही है। हमें कहाँ से जाना? ऑप्शन से। तो सब में तो जा रहा है, लेकिन ये देखो सबसे सरल किस में जा रहा है, तो कहोगे 150 में जा रहा है। तो मैं सवाल का आंसर 150 को लेकर सॉल्यूशन करता हूँ सारा। अगर एक ही जगह मैंने 150 रख दिया, कहाँ से रखा है? ऑप्शन से। तो कहोगे ये जो वाला पार्ट हल करोगे 30 दूनी 60, 60 और 40 100, ये वाला जो पार्ट आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। कब? जब A का मान 150 लिया है तब। अगर ये 100 आ गया तो हमें B का मान निकालना। अब बताओ, B का 2/7 प्लस 20 बराबर 100 है। तो पहले 20 घटाओगे तो कहोगे ये आ गया 80, तो यहाँ से 20 गायब, और 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 40। जब 7 का गुणा करोगे तो जो B का मान आएगा वो आ जाएगा 280। तो हमने B का पार्ट निकाल लिया। अब निकालना है किसका? C का पार्ट। अब ये जो वैल्यू थी वो C के बराबर भी तो थी 100। तो कहोगे पहले 10 घटाओगे तो 90 आ गया, फिर 9 से काटोगे तो 10 आ गया, फिर 10 में 17 का गुणा करोगे तो 170 आ गया। तो अब हमने तीनों के पार्ट निकाल लिए। C का मान 170, B का मान 280 और A का मान 150 सवाल ऑप्शन से लेकर चले थे।
अब ये सही है या गलत है डिपेंड करेगा ए प्लस बी प्लस सी पर। यदि ये 600 आ जाए तो ये सही है और ना आए तो ये गलत है। ए का मान कितना लिया था 150, बी का मान कितना आया 280, सी का मान 170, तो मिलके कितना होता है ये 600 ही होता है। तो इसका मतलब जो हमने लिया था वो सही लिया था। तो इस सवाल का आंसर है 150। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो अब इसके बाद 22 में क्या कह रहा है, 366 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी और सी के मिलाकर राशि का 1/2। ए को बी और सी से मिलाकर 1/2, यानी बी और सी को 2 मिल रहा है तो इसको कितना मिल रहा है 1। और सवाल को पढ़ने से पहले एक बात पर ध्यान देना चाहूँगा भाई कि सवाल का आंसर क्या पूछ रहा है, ए का भाग कितना है, बस सवाल ही ख़त्म हो गया। सवाल पूछ रहा है सिर्फ ए का भाग कितना है। तो मुझे एक बात बताओ, और तो सवाल ही ख़त्म हो गया। ए का भाग कितना कहोगे 1, तीनों का भाग कितना कहोगे 3, तो 1/3 भाग लेगा ए, तो 366 का 1/3 निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा 122। इस सवाल का आंसर ही ख़त्म हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24, 750 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटने हैं कि बी और सी को मिलाकर जितना हिस्सा मिलता है उतना हिस्सा ए पाता है, यानी कि ए बराबर बी प्लस सी। बी को सी की अपेक्षा 750 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी को सी से कितना मिलते हैं 750 रुपये ज़्यादा। डी को सी के बराबर मिलते हैं। ए का अंश पूछ रहा है, तो मुझे बता अगर ये 750 रुपये ज़्यादा है तो ए का मान 100 नहीं हो सकता भाई। दूसरा, अगर ये 225 लें तो 225 इधर लोगे, 225 इधर लोगे तो कुल मिला कितना हुआ कहोगे 450। ये तो 750 बहुत दूर है तो ये आंसर नहीं हो सकता। 275 लोगे, अगर 275 इधर लिया तो 275 ही आ गया, कहोगे ये वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई 550। ये जो मिल के कितना हो गया 550। अब 550 के अलावा 750 करने के कितना 200 चाहिए। अब 200 किसका मान हो सकता है, डी का मान 200 होना चाहिए। लेकिन ध्यान से समझो, 275 में 125 बी के ज़्यादा, पहले वो घटा दो, कहोगे 125 घटाने के बाद सिर्फ बचता है यहाँ 150। 150 में सी का जो पार्ट आएगा वो आएगा 75। तो अगर सी का 75 है तो डी का भी 75 है। मैंने कभी कहा कि डी के मान की ज़रूरत कितनी थी 200 की, जबकि है कितना 75, तो मतलब इसका आंसर 275 भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं यानी अब जो क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं, अब जो क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं 325 से। मुझे बताओ ए का मान यदि 325 है, 325 में से 750 घटाओ तो कहोगे कितना बचा 200। 200 में सी का मान कितना होगा कहोगे 100। 100 में 125 जोड़ दोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 225। अगर सी का बी का मान 225, सी का मान 100 है तो इस डी का मान भी कितना होगा 100 ही होगा, क्योंकि डी और सी बराबर थे। क्या ये सब मिलकर 750 हैं तो कहोगे हैं, क्योंकि यहाँ तक जो वैल्यू हुई थी वो 650 है। 650 और 100 कितना होता है 750। तो इस सवाल का आंसर है 325। क्वेश्चन नंबर देखो इसके बाद